presented by VGuard. तो हाईकोर्ट की जो यहाँ बेंच लाने की बात चल रही है 4 दशकों से चल रही है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री के नाते लोग उम्मीद पाले बैठे हैं एम्स का भी कानून है। ताजमहल को जो तेजो महाले का विवाद खड़ा किया जाता है, आप इसको कैसे लेते हैं? देश में विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री 2014 में बोल गए थे कि अरे आगरा में एयरपोर्ट, ऐसे ही उन्होंने बोला एग्जैक्टली। तमाम जो उद्योगपतियों से मिला तो वो इस बात की शिकायत करते हैं कि उद्योग हमारा ठप सा हो गया है और ताजमहल को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। हुआ पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी कान के बहुत कच्चे थे। राज बब्बर तो क्या सलमान खान भी नहीं हरा सकते अगर मैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी में होता। जब से चुनावी राजनीति शुरू हुई है देश में सर्वाधिक मतदान किस नेता के पक्ष में हुआ है? तो नेहरू नहीं निकलेंगे, लोहिया नहीं निकलेंगे, अटल जी नहीं निकलेंगे, मोदी जी निकलेंगे, अक्षय यादव निकलेंगे। ऐसा क्यों? बूथ कैप्चर। जिस अखिलेश यादव ने कहा था मैं एक भी बार प्रचार के लिए नहीं आऊंगा, तो मैंने कहा था कि अगर हफ्ते भर में नहीं बुला लिया तो मेरा नाम एसपी सिंह बघेल नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर, विधायक, राज्य में मंत्री, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, केंद्र में मंत्री, हम एक आदमी की बात कर रहे हैं और वो आदमी है एसपी सिंह बघेल, जो कि इस वक्त आगरा लोकसभा से सांसद भी हैं और हर तरह के पद पे हर तरह की भूमिका निभा चुके हैं। तमाम भूमिकाओं में आप रहे। मतलब पहले तो जब मुझे बहुत जानकारी आपके बारे में नहीं थी तो मैं वो पुलिस इंस्पेक्टर वाले वो देखा तो मैंने एक सीरियल में भी आप नज़र आए, तो मुझे लगा कि लगता है लोग कंफ्यूज होते हैं कि सीरियल में रहे होंगे किसी, इसलिए बोलते हैं पुलिस इंस्पेक्टर। फिर जब रिसर्च की तो पता चला नहीं, आप वाकई पुलिस में रहे, मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी सिक्योरिटी में रहे और वहीं से आपको राजनीति का चस्का लगा, ऐसा भी लोग कहते हैं। थोड़ा शुरुआत के बारे में जानना चाहता हूँ कि राजनीति में एंट्री, इसका मन में आना कि राजनीति करनी है, ये कहाँ से शुरुआत हुई? छात्र राजनीति में चुनाव लड़ा हूँ 3। और पुलिस में आने से पहले? हाँ, छात्र राजनीति का मतलब छात्र राजनीति में वहाँ से सक्रिय हुआ। लेकिन बीच में ऐसा लगा जब कुछ छात्र राजनीति के अध्यक्षों से बात हुई तो बड़ा जीवन आर्थिक रूप से विपन्नता वाला जी रहे थे वो लोग, तो या ठेकेदारी कर रहे थे जिनका जलजले होते थे। तो मुझे लगा कि जो है नीली बत्ती है ये स्थायी है, 35-40 साल रहती है, और लाल बत्ती है वो बहुत अस्थायी है। एकदम हो गया चेंज की नई नौकरी करनी है। तो मैं 21 साल का हुआ तो पहली बार में ही फॉर्म भरने में मेरा चयन हो गया। और दूसरी बात हम अपने बैच के टॉपर्स में से हैं, तो ऐसे आ गया। फिर बाद में लगा कि नहीं, मैं तो मुझे तो सिविल भी कर सकता था। मैंने 21 साल में एकदम ये फॉर्म भर के पहली नौकरी क्यों ले ली? तो मैं एमएससी करके गया था, उसमें विश्वविद्यालय में मेरी 2nd पोजीशन थी। अच्छा। फिर मैंने लॉ की और पुलिस में रह के, तो उच्च शिक्षा सेवा आयोग से एक वैकेंसी निकली डिग्री कॉलेज में लेक्चर्स के लिए। तो मेरे सब्जेक्ट में मैंने एमएससी मिलिट्री साइंस में की है, तो उसमें 7 या 8 वैकेंसी थी, तो मैंने फॉर्म भर दिया। कमीशन ने मेरा चयन कर लिया, उच्च शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद, जो बड़ा कठिन होता है। फिर आगरा कॉलेज, आगरा में जब प्लेसमेंट हुआ तो ये कॉलेज ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ये उत्तर भारत का सबसे अच्छा कॉलेज जिसमें 18,000 बच्चे हों, 1823 का वो कॉलेज है। फिर मुझे लगा कि पुलिस से इस्तीफा दे के राजनीति करेंगे तो खाएंगे क्या? तो ये हमारे एडिट कॉलेज होते हैं जिसमें रिजाइन नहीं करना पड़ता है। अच्छा। जैसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स को आप देखते होंगे, एडिट कॉलेज हैं हमारे, बेटर देन गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन एडिट कॉलेज हैं। तो वहाँ से शुरुआत हुई और मुलायम सिंह जी ने मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया जी। तो क्योंकि आपकी पहले जब सिक्योरिटी में आप उनकी थे तो क्या तब कुछ बातचीत हुई राजनीति को लेकर कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक बैकअप प्लान तैयार कर लेता हूँ और राजनीति करूँगा? क्या इसको लेकर कुछ बातचीत हुई थी आपकी? जिस समय मैंने ये फॉर्म भरा था उच्च शिक्षा सेवा आयोग में लेक्चर का, उस समय मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर नहीं थे और मुझे याद आ रहा है एनडी तिवारी साहब मुख्यमंत्री थे। तो एक दिन फॉर्म भर के भूल ही गए क्योंकि जॉब में थे तो ज़्यादा चिंता नहीं थी। एक दिन कॉल लेटर आया, इंटरव्यू दिया, इलाहाबाद में जाकर सिलेक्शन हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके आश्वासन पर फिर थोड़ा ये लगा कि हम तो उनके फैमिली मेम्बर हैं, तो ये सिक्योरिटी में तो कितने आए होंगे कितने गए होंगे। मैं इटावा का रहने वाला हूँ और पारिवारिक रिश्ते 50 साल से हैं, तो उस वजह से उनका संरक्षण मिला, उसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड एक संगठन था जो कुछ था नहीं, उसको मैंने बहुत ही बूथ तक ले गया था। अच्छा। और उसके बाद फिर
यहाँ से राजनीति शुरू हुई। फिर आया 1996 का लोकसभा चुनाव और पहली बार आपको बागी होते हुए लोगों ने देखा। समाजवादी पार्टी से टिकट क्यों नहीं मिला? आप बता रहे परिवार के सदस्य थे, घरेलू संबंध थे, उनके कहने आश्वासन पे ही राजनीति में आए, पर आपको लगा कि 96 का मतलब पहला आते ही लोकसभा चुनाव लड़ जाना है और आप उतर गए, बसपा से उतर गए। क्योंकि इस 3 साल में मैंने गाँव घूम लिया था और उसमें क्या हुआ कि पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मुलायम सिंह यादव जी बहुत ही अच्छे नेता थे। एक अवगुण था कि कान के बहुत कच्चे थे। अच्छा। तो ये कोई कानाफूसी कर दे, मैं फील्ड में घूमता रहा, लोग लॉबिंग करते रहे, तो हमारी ही जात के एक आदमी को टिकट दी जिसको कत्ल के केस में आजीवन कारावास था। आज उस समय ये नियम नहीं था 2 साल वाला, कत्ल के केस में आजीवन कारावास था, हाई कोर्ट में रिट थी, बेल पर थे। तब ये लगा कि नहीं, मैं बहुत नज़दीक हूँ तो ये दूरी ये ख़त्म हो गया कि होते तो फिर मैं अपनी जात का नेता हूँ तो टिकट नहीं है तो उसका मतलब मैं नहीं हूँ। उसका रिजल्ट ये आया कि उन सज्जन को 80,000 वोट मिले और मुझे 1,55,000 बीएसपी से मिले। तत्कालीन बीएसपी को बहन जी की जात के अलावा कोई नहीं देता था, तो ये 2 जातियों के वोट थे। बघेलपुरा मेरे साथ और बहन जी ने दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। उस समय की बसपा को कोई चारपाई भी नहीं देता था बैठने के लिए। 1,55,000 वोट पाके मैं 38,000 से केवल चुनाव हारा। अगला टिकट इसी वोट के आधार पर जिस सज्जन को दी गई थी उनकी जमानत जब्त हुई, वो तीसरे पर आए, तो फिर 16 महीने बाद टिकट आई। आसान नहीं रहता ना, आप बसपा से लड़े, आपने करीबी फाइट दी, फिर आप सपा में वापस आ गए, ये कैसे चमत्कार हुआ? फिर आप जीते 3,000 वोटों से। हाँ, मैं 2700 वोटों से जीता। अच्छी स्टडी करके आप आए हैं, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी का दौर था। 70-72 के 67-68 MP आते थे। आगरा कमिश्नरी में अलीगढ़ नहीं थी, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, 8 लोकसभाएं मैं और बलराम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से जीते। शेष 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। मेरे बॉर्डर 5 लोकसभाओं से हैं, 5 के 5 भाजपा। उदाहरण के तौर से आगरा से रावत जी, प्रभुदयाल कठेरिया फिरोजाबाद से, तेजवीर सिंह भाजपा मथुरा, अलीगढ़ शीला गौतम भाजपा, महादीपक साकेटा भाजपा और कृष्णलाल दिलेर हाथरस भाजपा, SP सिंह बघेल समाजवादी पार्टी जलेसर, और मैनपुरी में उस समय बलराम सिंह यादव पार्टी से लड़े थे, बाद में मुलायम सिंह लड़ने लगे। तो हवा के खिलाफ हम लोग जीत के आए। उसके पीछे वही था फील्ड वर्क। हाँ, तो 2700 से जीतना आज के हिसाब से 10 लाख से जीतना है। क्योंकि अटल जी, अडवाणी जी और कल्याण सिंह जी का दौर हुआ, चरम पे थी और राम मंदिर आंदोलन, बीजेपी चरम पर थी। और उदाहरण बता रहे हैं कि हमारी सभी सीटें भाजपा जीती थी, मैं अकेला यहाँ पर समाजवादी, फिर दोबारा जीता, फिर तिबारा जीता, फिर परसिमन आयोग ने जलेसर खत्म कर दी। बस यही इस पे एक और सवाल बनता है कि परसिमन आयोग ने जलेसर खत्म कर दिया। अब इस पे कई लोग कहते हैं कि खत्म इसलिए कर दी क्योंकि एक नेता उभर रहा था। मुझे नहीं लगता। और मुलायम सिंह यादव आपको टिकट देना नहीं चाहते थे, क्या ऐसा वाकई होता है? ऐसा हो सकता है? देखिए, हर पार्टी का आयोग में एक मेंबर होता है। जैसे राम गोपाल जी समाजवादी पार्टी से, सतीश मिश्रा BSP से थे, और कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से परसिमन आयोग के मेंबर थे। मैनपुरी को अच्छा बनाने के लिए, एटा को अच्छा बनाने के लिए केवल एक ही तरीका था कि जलेसर लोकसभा की 5 सीटों को 5 लोकसभाओं में भेज के और इसे ख़त्म किया जाए। तो आई एम द लास्ट, जैसे बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। तो मैं जलेसर का, आज कोई गूगल करता है तो जलेसर आता नहीं है, विधानसभा आती है। तो मैं हैट्रिक मानना बहुत बड़ी बात है। 3 चुनाव जीते, तीनों में अंतर पार्टी से और एक ही लोकसभा से लगातार। मुझे याद है कि मैं 3 कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की दिल्ली में 23 रात रुका था केवल। आज के हिसाब से 1 महीने में 23 दिन रुकें और 7 दिन का भी दौरा कर लें तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। तो ये छोटी मोटी बात है कि 3 कार्यकाल में 23 नाइट स्टे इन दिल्ली, उसका भी हिसाब है। लोकसभा लंबी चल गई, कई बार 12 बजे 1 बजे तक। मैं रोज़ आता हूँ एवरीडे, जिसको मुख्यमंत्री जी अभी कह के गए, क्या हम अपने शब्द अपने CM के मुंह में डाल सकते हैं कि ऐसा बोल दो? तो उन्होंने कहा हम दोनों 4 बार MP साथ में रहे, दोनों ने एक साथ जीतना शुरू किया। 3 बजे के बाद इनको लोकसभा में कभी कोई देख ही नहीं पाया है। जो पहली ट्रेन होती है उससे ये लोग आ जाते हैं। तो जब परसिमन आयोग ने इसको ख़त्म किया तो मैंने फिरोजाबाद मांगी। तो समाजवादी पार्टी से आपने फिरोजाबाद मांगी तो क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप 3 बार के सांसद। इसकी लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई।
मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वजह से डिम्पल यादव को हारना पड़ा। राज बब्बर तो क्या, सलमान खान भी नहीं हरा सकते अगर मैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी में होता। स्वाभाविक बात है, अपना वोट ट्रांसफ़र करता हूँ, अब तो दुनिया मानने लगी ना। तो अखिलेश यादव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब कहते हो ना साजिश क्या होती है। साजिश ये होती है कि अखिलेश यादव जो ऑलरेडी कन्नौज से 2 बार के एमपी थे, बड़े मार्जिन से जीतते थे, वो 2 जगह लड़ने आए, फिरोजाबाद और कन्नौज। किस लिए? इसलिए नहीं, ये आपने जाके मुलायम सिंह यादव शिकायत नहीं की कि आपके राज्य में मैं नेता बना, 3 बार सांसद बना? इतिहास में दर्ज हो इसलिए बात करना चाहूँगा। मैं 3 बार का एमपी, चौथी बार मैं भेड़ नहीं चलाऊँगा, ठीक है ना। मैं पुलिस जब छोड़ के आया हूँ तो राजनीति के लिए आया हूँ। कोशिश करूँगा कभी दल ना बदलना पड़े, लेकिन अगर आप अन्याय होगा तो ठीक बात नहीं है, तो विद्रोही बनना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अखिलेश 2 जगह क्यों लड़े? क्या वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे? क्या वो कन्नौज से हार रहे थे? अब एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूँ जिसको ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के लोग समझें। वो लोग सोचते हैं ये छोड़ गए वो छोड़ गए, नहीं, ये लोग 2 जगह लड़ते हैं, फिर ये इस्तीफा देते हैं, फिर इनके घर में जो 25 साल का होता है वो वहाँ आकर के लड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, तथ्यों पर आधारित, साल के आधार, मुलायम सिंह यादव 2 जगह लड़े। कौन कौन सी सीट? कन्नौज एंड संभल। इस्तीफा दिए, अखिलेश यादव आए क्योंकि 25.5 साल के हो गए थे। फिर मुलायम सिंह यादव 2 जगह लड़े, जिसमें मैनपुरी प्लस संभल, मेरे को याद बहुत रहता है। इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र यादव आए, ओके। फिर मुलायम सिंह यादव 2 जगह लड़े, इस्तीफा दिया तो तीसरी पीढ़ी का तेज प्रताप आए। फिर अखिलेश यादव 2 जगह लड़े, इस्तीफा दिया तो डिम्पल यादव आई। अब मेरा कहने का मतलब है, एक ऐसा आदमी जिसका समाज देश में उसके साथ हो, उसकी काट करके अपने घर में 5वां सांसद बनाने के लिए आप पूरी जात का नुकसान कर दिया, तो मुझे लड़ना पड़ा। मायावती ने आपको 2 बार टिकट दिया, 2009 में आपको टिकट दिया, फिर उपचुनाव में भी टिकट दिया। मायावती से क्या बातचीत हुई, कैसे एंट्री हुई? पीएचडी करो इस पर पीएचडी करो कि मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे जलेसर जैसी सीट पर, जहां पिछले 2 चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई थी, 91 में और 96 में, ठीक है, और 98 में जीत रहा हूँ, तो वो पूरा जताते हैं तो 96 भी जिता लेना चाहिए था। तो 91-96 जमानत जब्त और 98 में 80,000 से 3 गुना वोट पड़ गया, ओके। तो कुछ तो है या नहीं है? अब इन्होंने 3 बार हारी हुई सीट दी, 3 बार जीत दी गई। जिस समय बहन जी की सरकार थी और अपने 230 एमएलए थे, उस समय वो मुझे चुनती हैं कि तुम अखिलेश यादव से लड़ सकते हो। मैं लड़ा। आप गए कि उन्होंने बुलाया? क्या हुआ था? उन्होंने बुलाया। और वो चुनाव, कभी मैं एक वोट ज़्यादा कम नहीं बताता हूँ, 64,000 से मैं तब हारा जब कल्याण सिंह जी और मुलायम सिंह जी एक हो गए। भाई इसको भी बताना, तो गठबंधन तो होते हैं, लेकिन सपा मुलायम सिंह कल्याण सिंह एक हो जाएंगे, ये कल्पनाओं में भी नहीं था। मंदिर और मस्जिद एक हो जाए, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हो जाए, तब अखिलेश यादव मुझे 64,000 से हरा पाए। ये मेरे जीवन का सबसे ईजी इलेक्शन था जो मैं जीत सकता था। लेकिन आज भी बाबूजी के लिए कहना चाहूँगा कि वो अपनी जात के पोप थे, उनका फतवा जारी होता था। उन्होंने 1.5 लाख अखिलेश को केवल अपने समाज का जब वोट डाला है, उस लोकसभा में 2 लोधी राजपूत विधायक हैं, इसका मतलब वोट है, तब जाकर के मैं 64,000 से आ रहा हूँ, वरना 64,000 से ही अखिलेश हारते, 70,000 से। अब मैं हार गया, कोई बात नहीं। और उपचुनाव में क्या हुआ? उसमें तो बसपा की सरकार थी। इस्तीफा दिया। अब ऐसा कभी इतिहास में हुआ है कि जनरल चुनाव लड़ो, 3 महीने बाद फिर लड़ो उसी सीट पर? तो इसका मतलब है जीतो, नहीं तो बहुत सम्मान के साथ वोट लाओ। तो ये बड़ा उदाहरण है, तारीफ की बात नहीं है कि मेरे को अखिलेश से लड़ा रही है। जब मैं हार गया तो जात बदलो और व्यक्ति बदलो, उसी आदमी को फिर 3 महीने बाद उसी फैमिली से लड़ाया जाता है। और अगर वो चुनाव राज बब्बर नहीं, अगर मैं डिम्पल को प्राप्त मतों में अपना दे दूँ उस पार्टी में होता, मैं कोई नहीं, हीरो हीरोइन चलेगी वहाँ पे फिरोजाबाद में। अब ये कहानी है। अब सुनिए, भारतीय मेरे को बीएसपी ने फिर राज्यसभा दी। ये अभी अगला सवाल मेरा यही था कि आपको बसपा ने 3 टिकट दिए, आपको 2 बार लोकसभा लड़ाया, फिर राज्यसभा भी भेज दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको भाजपा अच्छी लगने लगी? आप भाजपा में आ गए? कर रहा हूँ कि राज्यसभा, इतना स्पष्ट बयान कोई नहीं देता। राज्यसभा इज द हाईएस्ट ऑब्लिगेशन इन द पॉलिटिक्स। हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आ जाए, ओके। लेकिन जब पूरा देश मोदी 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 कर रहा है, मैं क्षेत्रीय दलों में रह के केवल सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस करता रहा जिंदगी भर। लेकिन फिर
इस अच्छा ये दल बदल नहीं है, यहाँ पे भी आओ। राज्यसभा 6 साल की, माने गोद का बच्चा है आपके पास, स्वस्थ बच्चा, और लोकसभा वो भी फिरोजाबाद की, पेट का बच्चा, लात पड़ी अबर्सन हो गया, पड़ी ना मेरे बूथ कैप्चर हुए ना वो। अब यहाँ पर जरा अपनी जनता को ये बताओ कि ये देश की राजनीति का पहला उदाहरण है कि 3 साल की राज्यसभा छोड़ करके मैं उत्तर प्रदेश की सबसे खराब सीट पर लड़ा। तो ये दल बदल है, अपॉर्चुनिटी है या सहयोग है? तो राज्यसभा से अगर मैं राज्यसभा से इस्तीफा दिए बिना लड़ता, हार जाता, तो 3 साल राज्यसभा और रहती, निधि मिलती, तनख्वाह मिलती, बंगला मिलता। सिद्धांत तो कुछ होना चाहिए ना। इस्तीफा पहले दिया और हार गया वो चुनाव में। क्या हुआ उस चुनाव? अभी आपने बोला बूथ कैप्चरिंग, 380 ये बूथ कैप्चरिंग क्या है? सूचना के अधिकार में केवल एक बात पूछ लो आप कि जब से चुनावी राजनीति शुरू हुई है देश में सर्वाधिक मतदान किस नेता के पक्ष में हुआ है? तो वो नेहरू नहीं निकलेंगे, लोहिया नहीं निकलेंगे, अटल जी नहीं निकलेंगे, मोदी जी निकलेंगे, अक्षय यादव निकलेंगे। ऐसा क्यों? बूथ कैप्चर मास लेवल पर। तो तब तो ईवीएम आ चुकी थी। ईवीएम में सुबह से कोई बैठ जाए, गोली चला दे, भगा दे। अरे भाई आप परसेंटेज देखो। मैंने क्या कहा, सूचना के अधिकार में एक बात पूछ लो कि आज़ादी के बाद 52 से लेके सर्वाधिक मतदान, वोट नहीं परसेंटेज, तो श्री अक्षय यादव निकलेंगे। और वही अक्षय यादव अभी हार जाते हैं जब उनकी सरकार नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि ईवीएम में इस तरीके से गड़बड़ी हो सकती है, इसका मतलब ये हुआ की टेक्निकल गड़बड़ी थोड़े ना। हाँ, मतलब कोई बैठ जाए बूथ में कब्जा करके तो क्लिक करता रहेगा। जो जनता कर रही है उसकी जगह खुद करो। तो वो किसको नहीं पता है? ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ जी। 100 से ऊपर बूथ 90% हो गए, 99 भी कर दिए, 100 भी कर दिया। क्या उस गांव में कोई मरा नहीं होगा मतदान सूची के बनने के बाद? क्या उस गांव में कोई सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी में नहीं होगा? क्या उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन के खुद ही बाहर नहीं गया होगा? क्या उस गांव का कोई अस्पताल में नहीं हो सकता है? क्या कोई रेल में नहीं हो सकता है? क्या कोई जेल में नहीं हो सकता? तो कैसे संभव है 100%? 100 पर तो मैं शक नहीं कर रहा हूँ। या तो पूरा गांव अनएम्प्लॉयड हो, कोई बहू मायके ना गई हो, कोई रेल में ना हो, कोई जेल में ना हो, कोई बीमार ना हो, कोई अस्पताल ना हो, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में ना हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आज मैं। तब 100% मतदान हो सकता है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय हैं, लेकिन बूथ 100 नहीं हुआ। अक्षय यादव सबसे पॉपुलर हैं जिनके पक्ष में 100% हुआ है। तो ये तो दिख रहा है, तो लूट हुई थी। फिर आप 2 चुनाव लगातार जीते। पहले 2017 का टुंडला से आप जीते, मंत्री बने राज्य में। फिर आप लोकसभा 2019 लड़े और यहाँ पर आप आ जाते हैं आगरा में, जहाँ से फिलहाल आप सांसद हैं, और चुनाव जीतते हैं और केंद्र में मंत्री बनते हैं। 2 चुनाव लगातार जीत। जो 19 में आपको लोकसभा टिकट मिलता है आगरा से, मैं जानना चाहता हूँ कि रामशंकर कठेरिया 2 बार से सांसद थे, उनको वहाँ क्यों भेजा गया, आपको यहाँ क्यों लाया गया? ये तो हाईकमान से पूछो। अच्छा। लेकिन टुंडला का भी विश्लेषण थोड़ा सा कर लो कि टुंडला में भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूअस 15 बार वहाँ हारी थी, जो भी रीजन हो। रामलहर में भी हारी थी। शिव सिंह वाज द फर्स्ट एमएलए ऑफ बीजेपी, आई एम द सेकंड एमएलए ऑफ बीजेपी। तो कुछ तो बात होती होगी। अगर कोई आदमी एक पार्टी का दूसरी बार दूसरा एमएलए हो, जिसमें रामलहर भी आ चुकी हो। पार्टी ने तय किया था आप लड़ेंगे या आपने मांगे थे टिकट की सीट से 2 जिताता हूँ? मैं ये कहता हूँ कि जहाँ कोई ना लड़े, जो सबसे कठिन सीट हो, वहाँ मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ। या तो मैं जीतूंगा या खूंटे से बांध के रख दूंगा उस सभी पार्टियों को कि वो निकल ना पाए आसपास। तो मैं 56,000 से टुंडला जीता। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अमित शाह जी का, मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का, कि मेरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया और 12वें नंबर पर शपथ दिलाई, सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के बाद। इसके बाद सपा बसपा लोकदल गठबंधन हुआ। तो स्वाभाविक बात, ये दलितों की राजधानी है, मुस्लिम चूंक मुगल रहे हैं उसकी राजधानी। उसमें देहात में एक विधानसभा एतमादपुर, एक जलेसर है, जो यादव बाहुल्य जलेसर नंबर 1 पर है वहाँ पर सभी जातियों में। तो स्वाभाविक बात है कि ये 3 जातियाँ जब इकट्ठी होंगी, यादव, जाटो और मुसलमान, तो थोड़ा कठिन होगा चुनाव। तो फिर मैं वहाँ से फिर आया और ये चुनाव लड़ा और जीता। और इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और एक बार विभाग परिवर्तन करके भी जनता की सेवा करने का स्वास्थ्य विभाग में एक अच्छा अवसर मिला। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ईश्वर का धन्यवाद, जनता का धन्यवाद, हाईकमान का धन्यवाद। ये भी इतिहास में अंकित कर दो, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं उनके हाईकमान का, प्रधानमंत्री का, खास तौर से अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना शुक्रगुजार हूँ। हार जीत जो भी हो, मुझे 10 साल में 5 टिकट दी हैं। 14 लोकसभा, 17 विधानसभा, 19 लोकसभा,
22 करेल विधानसभा, 24 आगरा लोकसभा, ये एक रिकॉर्ड हो गया। करेल के आपने जिक्र कर दिया है तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँ, क्या अनुभव रहा वहाँ पर? अब वो सीट जाहिर सी बात है मुश्किल थी, आपको वहाँ लड़ना पड़ा और आपको हार का सामना भी करना पड़ा लगातार के चुनाव की जीत के बाद। तो ये बताओ ना कि फिर वहाँ जीता कब कोई है। तो कहने का मतलब है एक स्ट्रेटजी भी होती है हाईकमान की, या तो जीतो या परेशान करो। तो करेल में तो हम अपेक्षाओं से ज़्यादा काम ये करके आए हैं कि जिस अखिलेश यादव ने कहा था मैं एक भी बार प्रचार के लिए नहीं आऊँगा, तो मैंने कहा था कि अगर हफ्ते भर में नहीं बुला लिया तो मेरा नाम SP सिंह बघेल नहीं है। 5वें दिन आए। अगर मैंने कह दिया होता कि मैं आगरा एक भी बार नहीं आऊँगा, फिर मैं आता नहीं, चाहे परिणाम जो भी हो, क्योंकि बड़े नेताओं को फिर थूक के चाटना पड़ता है, ये बहुत बुरी बात है। ये निकाल लेना, नॉमिनेशन वाला दिन उनका निकालो करेल का, फिर उनकी बाइट निकालो, उसमें उन्होंने कहा 4 चीज़ें प्रमुख, ये मैं एक भी बार नहीं आऊँगा, सर्टिफिकेट लेने आऊँगा। मैंने कहा 5 दिन में नहीं, हफ्ते भर में नहीं बुला लिया तो मेरा नाम बदल देना। 5वें दिन उनको करेल में रैली करनी पड़ी। फिर उन्होंने कहा था मेरे घर का एक भी वोट नहीं मांगा। क्यों बोलते हैं ये लोग ऐसी बातें? तो मैंने कहा था घर का हर आदमी वोट से मंगवा लूँगा, इवन तुम्हारे बच्चे भी मांगेंगे, वो पिछली बार मांगे करेल में। और 1 सेकंड के 100वें हिस्सा, माइक्रो बात कर रहा हूँ समय की, के लिए रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, डिम्पल यादव बगल की सीट मैनपुरी भोगांव भी नहीं गए। 20 दिन ये खूंटे से बंधे। अगर एक आदमी एक दिन में 5 सभाएं करता तो 5 लोग कितने करते जी? 25। तो 20 दिन में कितने करते? 500। हमारे राउंड तक, तीसरे राउंड तक 165 सीटें थी। इसका मतलब है 165 सीटों पर अगर ये लोग प्रचार के लिए निकलते तो 3 सभा करते। आज उतारा हेलीकॉप्टर, 5 दिन बाद फिर उतारा, 5 दिन। तो मुझे लगता है 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000, 5000 तक हारने वाले सभी समाजवादी पार्टी के लोग जीत जाते हैं। क्योंकि अगर सभाओं से नहीं जीतते हैं, वोट नहीं बढ़ता, तो क्यों लोग जाते हैं? अब ये कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि 1 मिनट के लिए भी उसी जिले की दूसरी विधानसभाओं पर ये घर के 5 लोग नहीं गए। इसको गाँव में कहते हैं कि गाँव में पड़ी मरी और अपनी अपनी पड़ी। तीसरी बात है, यादव वर्सेस बघेल इलेक्शन हो गया पूरे यूपी में। अब मैं कोई परसेंटेज पे नहीं जाता हूँ, हमारी जात का जो भी वोट है उसने भाजपा को दिया, क्योंकि यदि मैं एक कमज़ोर टाइप का प्रत्याशी होता तो हमारा समाज नाराज़ हो जाता कि भाई आप क्यों सेफई वालों से लड़ाते हो दुश्मन। अगर अखिलेश यादव ने 403 सीटों में नंबर 1 सीट चुनी तो मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नंबर 1 कार्यकर्ता चुना। तो ये बड़ी बात नहीं है। योगी जी के मंत्रिमंडल में इतने मिनिस्टर्स थे, जाना चाहिए था। दिल्ली में 10 लोग मिनिस्टर हैं, जाना चाहिए था। तो मैं फिर धन्यवाद देना चाहूँगा हाईकमान का कि मुझे इस लायक चुना गया कि मैं इनको बांध सकता हूँ। फिर एक दिन इन्होंने मेरे पे गोली चला दी करेल में, जो देश भर में। उसके बाद तो मेरे समर्थकों में, मेरे जात में, पूरे राउंड में, 7 राउंड में समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं मांगने दिया गया। तो सोचिएगा कि कितना बड़ा लाभ हुआ। बिल्कुल। अब क्योंकि चुनाव आ गया एक और 2024 का लोकसभा चुनाव, आप 5 साल सांसद रहे आगरा से, अब जनता मांगेगी रिपोर्ट कार्ड। अगर आपसे कहा जाए कि आपने क्या बड़े इनिशिएटिव, क्या बड़ी योजनाएं केंद्र की तरफ से यहाँ पर लागू करवाई, तो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को कैसे देंगे आप? आगरा लोकसभा में 5 विधानसभाएं, 5 के मिजाज अलग अलग हैं। इसमें 2 देहात की हैं, इसमें एक दूसरे ज़िले की है। आगरा आप कहते हैं, इसको एटा भी शामिल करो। जलेसर विधानसभा जो एटा ज़िले की है, वो एकदम किसानों की विधानसभा है। एतमादपुर आधी शहर में, आधी किसानों की है, आलू उत्पादकों की है। शहर की तीनों विधानसभाओं का मिजाज अलग है। एक जगह हम 60,000 से जीतते हैं तो एक जगह 1 लाख से जीतते हैं इसी शहर में। तो हर गली का एक एजेंडा होता है। आप चांद पे उतर आए, बहुत अच्छी बात है। खरंजा कब आएगा ज़मीन पर? तो सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, निजी काम में फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान का कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, इसके अलावा विधवा ये पेंशनें दिलवाना, फिर लाभार्थियों के फार्म भरवाना। ये हम सतत साल भर करते हैं। कैंप भी लगा के करते हैं। 8-8 हज़ार लोग आते हैं, 3,000 खाली हाथ आते हैं, 3-4 हज़ार लोग लाभ लेकर के जाते हैं। सरकार आपके द्वार हम ही करते हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी में आगरा शामिल हुआ, हमारा एक पोर्शन इंडिया लेवल का है। दूसरी बात ये हुई है कि हमारी रिकॉर्ड समय में मेट्रो चल गई है। नहीं तो मेट्रो का अनुभव लेने के लिए लोग दिल्ली जाते थे, आजकल चल रहे हैं और वो पूरा शहर हम लोग कवर कर रहे हैं फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 में। इसके अलावा आगरा में एयरपोर्ट 90 साल पुराना है। जहाज़ एक था, वो भी कभी कभी था। आज आगरा
लखनऊ, आगरा भोपाल, आगरा जयपुर, आगरा मुंबई, आगरा बेंगलुरु, आगरा अहमदाबाद फ़्लाइट चल रही हैं। एयरफोर्स की वजह से दिक्कत हो रही है। बड़ी उपलब्धि ये हुई है कि मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जितनी ज़मीन चाहिए थी सिविल एयरपोर्ट के लिए, वो ज़मीन ले ली गई है। किसानों को पेमेंट हो गया है, बैनामे हो गए, एक भी लिटिगेशन हाई कोर्ट में नहीं है और उसका टेंडर प्रोसीजर है। जब ये हमारा बनेगा तो एयरफोर्स के चक्कर से हम लोग, जैसे कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। कितना और वक्त लगे? क्योंकि मैं कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला यहाँ पर, वो एयरपोर्ट की शिकायत कर रहे थे कि प्रधानमंत्री 2014 में बोल गए थे कि अरे आगरा में एयरपोर्ट, ऐसे ही उन्होंने बोला एग्जैक्टली। एनजीटी की सबसे अच्छी बात है, जो सबसे बड़ा काम हुआ है कि पर्यावरण की क्लियरेंस इस मोबाइल में डली है, श्री भूपेंद्र यादव जी जो मुझे भेजी है। तो यहाँ एनजीटी की प्रॉब्लम है, यहाँ टीटीजेड है। इस शहर को माननीय सुप्रीम कोर्ट राहु केतु और शनि देख रहे थे। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट है, एक एनजीटी है, एक टीटीजेड है। तो यहाँ तो बहुत ग्रहण लगा हुआ था। आज मोदी जी की अच्छी पैरवी के कारण आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में हो गया है और अब यहाँ पर उद्योग होंगे। यहाँ वो होता है कि टीटीजेड बहुत बड़ा मसला है सर ये। कल मैं इंडस्ट्री से मिला कई सारे, तो और वो ताजमहल का जिक्र भी कर रहे थे। मैं क्रम से कह रहा हूँ कि ज़मीन एक्वायर हो गई 100%, पेमेंट हो गया, बैनामे हो गए, लिटिगेशन नहीं है, ऊपर से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो गई है, टेंडर प्रोसीजर में चले गए। अब क्या बाकी है? एयरपोर्ट तो तैयार हो गया। जिसे मैं तमाम जो उद्योगपतियों से मिला तो वो इस बात की शिकायत करते हैं कि उद्योग हमारा ठप सा हो गया है और ताजमहल को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। मगर वो आईटी पार्क की डिमांड कर रहे हैं। की वजह से हुआ ना। आपके पास है कि आईटी पार्क होना चाहिए, कोई ऑप्शन होना चाहिए? आईटी पार्क के लिए तो ज़मीन एक्वायर हो गई है ना जी। हाँ, तो वो वाले समस्त उद्योग जिसमें कोई बाधा नहीं होगी, जिसमें टीटीजेड आड़े नहीं आएगा, जिसमें एनजीटी नहीं करेगी, तो बहुत काम हुआ। जैसे टेढ़ी बगिया से लेके हम लोग 4 लेन बना रहे हैं एटा के जीटी रोड तक, जिसमें फिरोजाबाद से हमारी लोकसभा में हाथरस को हम जोड़ दिया है। 900 करोड़ का टेंडर हो गया है। कुछ पेड़ों को कटने की परमिशन केवल है। यमुना एक नया शहर कमला नगर टाइप का यमुना पार बसेगा, क्योंकि उसके लिए हमारे यमुना के दाहिने किनारे पर, सॉरी इधर से मूर्ति, हाँ दाहिने किनारे पर गगनचुंबी इमारतें हैं। 100 मीटर दूर बाएं तरफ झोपड़ी हैं। तो केवल बीच में क्या है, पुल। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 112 करोड़ रुपए से करके पुल स्वीकृत कर दिया। तो एक नया आगरा का एक्सटेंशन होगा टूवर्ड्स खंदौली। ये बड़े कामों में से हैं। 2 शिकायतें मैं और लोगों से मैंने सुनी। उन्होंने कहा कि आप कानून मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे केंद्र में, और अभी आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री के नाते लोगों ने कहा कि एम्स और कानून राज्य मंत्री के नाते लोगों ने कहा कि अगर वो जब थे तो हाई कोर्ट की जो यहाँ बेंच लाने की बात चल रही है 4 दशकों से चल रही है। चुनाव में बहुत स्पष्ट बात करूंगा। कल मायावती जी ने कह दिया मेरी सरकार आएगी तो मेरठ में, तो 5 बार सरकार थी तो क्यों नहीं किया था? उनका जवाब ये है। उन्होंने कहा था कि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाएंगे, तो क्या राज्य का मुख्यमंत्री बना सकता है? ये तो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट होता है। भैया मैं जब एमपी था दूसरी बार, तब उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ बना है। अब उन्होंने कहा है कि मेरठ में बेंच लाएंगे। तो इसका एक तरीका, मैं इसका आंसर दे दूं, और अगर आपने भी सवाल पूछा तो आपको ही उनका आंसर देना चाहिए। हाई कोर्ट के लिए नियम है कि उस राज्य का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एक फुल प्रस्ताव राज्य के मुख्यमंत्री और गवर्नर साहब को दें, और वो लोग केंद्र को लिखें। तो 1 मिनट लगता है बनने में। ना केंद्र डायरेक्ट बना सकता, ना राज्य सर बना सकता। हाई कोर्ट का प्रॉपर आंसर है। इस समय पूरे देश में एक भी हाई कोर्ट की बेंच विचाराधीन नहीं है, क्योंकि किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस राज्य में दूसरी बेंच के लिए प्रस्ताव ही नहीं भेजा है। प्रॉपर आंसर। आप लोग रिक्वेस्ट नहीं कर सकते जाके इस के विषय पे? अनऑफिशियल कई बार कहा गया। हमारे मेरठ से अथवा गाजियाबाद से पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट पास है, वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से शिमला पास में है, हमारे इधर इलाके से जयपुर हाई कोर्ट पास में है, दिल्ली हाई कोर्ट पास में है। लेकिन 700-800 किलोमीटर पर जो है इलाहाबाद का हाई कोर्ट है। और अब हाई कोर्ट बड़े लोग नहीं जानते हैं, सिपाही का ट्रांसफ़र करो, ट्रांसफ़र पॉलिसी के अनुसार नहीं हुआ हाई कोर्ट जाएगा। 2 भाई ज़मीन के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, ये सड़क ना बने हाई कोर्ट जाते हैं, ये घंटा घड़ियाल ना बजे हाई कोर्ट जाते हैं, डीपीसी नहीं हो रही है हाई कोर्ट जा रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा हाई कोर्ट जा रहे हैं। आम लोग अपने न्याय के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, इसलिए दूरी कम कर देनी चाहिए।
दूरी कम कर देनी चाहिए। और स्वास्थ्य राज्य मंत्री के नाते लोग उम्मीद पाले बैठे हैं एम्स का भी कानून है, एम्स का भी इसी प्रकार से कानून है। लेकिन हमने 700 करोड़ रुपए सुपर स्पेशलिटी एशियन मेडिकल कॉलेज के लिए, 700 करोड़ इंटीग्रेटेड पूरा अस्पताल बन रहा है। चेंज आ गया है। जो लोग, ये आगरा प्राइवेट नर्सिंग होम के लिए जाना जाता है, लोगों का एशियन मेडिकल कॉलेज में इतना बड़ा विश्वास हो गया है कि वहाँ लाइन लगती है आजकल। तो उसको पर्याप्त, केवल एम्स नहीं लिखा है लेकिन एम्स की सारी सुविधाएं जो है एशियन मेडिकल कॉलेज में को मिल रही है सुपर स्पेशलिटी के लिए। और जो भी होगा, अब अगली बार विभाग कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम कानून मंत्री नहीं थे तो हाई कोर्ट की बेंच को लेकर के मैंने खुद ने आंदोलन किया। लेकिन सिंपल प्रोसीजर है भाई, इसको नहीं मानेंगे लोग कि उच्च न्यायालय के इलाहाबाद के चीफ जस्टिस सीएम साहब को और गवर्नर साहब को लिख दें, अगर लिख दें और वहाँ से एक लाइन आ जाए कि लिखा हुआ है मोदी जी 100% जहाँ के लिए वो लिखेंगे, जहाँ के लिए लिखेंगे वहाँ बना दिया जाएगा। ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता है हाई कोर्ट की बेंच को लेकर के। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आगरा की होटल इंडस्ट्री वालों से मैं मिला, वो बड़ा इस बात से शिकायत कर रहे थे कि लोग यहाँ आते हैं पर रुकते नहीं, स्टे नहीं करते, ताजमहल देखते हैं और एक्सप्रेस वे पकड़ के दिल्ली वापस लौट जाते हैं, वहाँ से एयरपोर्ट पकड़ के अपना जहाँ जाना निकल जाते हैं। तो इस वजह से उनका उद्योग जो है बढ़ नहीं पा रहा। पर्यटन, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ताजमहल हो के भी आगरा में अगर पर्यटन की वो स्थितियाँ नहीं बन पा रही जो होनी चाहिए, तो बड़ा आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा एक नाइट लाइफ सी व्यवस्था होनी चाहिए कि आगरा में 2-3 दिन लोग स्टे करें, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सिर्फ ताजमहल तक सीमित क्यों रहे मामला? इस पर कुछ प्रयास? इस पर ये प्रयास हो रहा है। एक तो सोचा था कि पर्यटक ज़्यादा आए, आवागमन के ज़्यादा अच्छा सुविधा से नुकसान हो गया। ताज एक्सप्रेस चली, बड़े खुश हुए पर्यटक, बड़ा शताब्दी रुकी। मैंने स्वयं समस्त राजधानियाँ रुकवाई हैं इस कार्यकाल में, नहीं जलेसर के एमपी के रूप में ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ। चेन्नई राजधानी हमारी देन है, बेंगलोर राजधानी हमारी देन है। हमारी देन का मतलब है रेलवे कहती है, आपके पत्र संख्या इसका आप ग्रहण करें जिसमें आपने कहा था, वो आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये मान ली गई। आज मुंबई राजधानी, बेंगलोर राजधानी, चेन्नई राजधानी, वंदे भारत 2, गतिमान 1, प्लस एक्सप्रेस हाईवे, ठीक है ना, प्लस लखनऊ का एक्सप्रेस हाईवे, प्लस टुंडला में शताब्दी रोक दी। टुंडला में 8 गाड़ियाँ। टुंडला इज द एक्सटेंशन रेलवे स्टेशन ऑफ द आगरा सिटी। कमलानगर के लोग कैंट देर में आएंगे उधर, ये सब हमने किया। उससे यात्रियों को सुविधा मिली, आगरा शहरवासियों को सुविधा मिली, लेकिन यात्रियों को अब वो वापस जाने लगे। थोड़ी अफवाह होती है, दिल्ली लॉबी भी कुछ है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा, जिसको ताजमहल मैं बोला भी पार्लियामेंट में, कि ये ताजमहल को रात केवल 10 बजे तक, जैसे आप पूर्णमासी को करते हैं, मान लो 3 तारीख को पूर्णमासी है, तो मालूम है ताजमहल कितने दिन खुलता है? 1 और 2 और 3 और 4 और 5। पूर्णमासी से 2 दिन पहले, पूर्णमासी के 2 जब 5 दिन सिक्योरिटी की व्यवस्था हो सकती है। और देखिए रात में ताजमहल की कल्पनाएं हैं, बादल आ गया, 50 का डेलीगेशन जाता है, 200 मीटर दूर से देखता है, जब तक उसका इनले वर्क उसके नज़दीक जाके नहीं देखो। तो जब 10 बजे तक CISF सिक्योरिटी कर सकती है, 5 दिन जी, 5 दिन रात 11 बजे तक कर सकती है, तो आम दिनों में 10 बजे तक क्यों नहीं कर सकती है? इसको पर्यटन मंत्री को हम लोगों ने दिया। मीनाक्षी लेखी यहाँ पर आई थी। मैंने इन्हीं आगरा के व्यापारियों के साथ 3 बार किशन रेड्डी साहब से मुलाकात कराई है, प्रोसीजर में है ये। माननीय सुप्रीम कोर्ट, अब क्या है, आर्टिफिशियल लाइट पड़नी चाहिए जी। जब हम रात में सुई में धागा डाल लेते हैं, रात में पोस्टमार्टम हो जाता है, रात में बैडमिंटन का मैच हो सकता है, टेबल टेनिस की छोटी बॉल का हो सकता है, क्रिकेट का बॉल का कैच ले सकते हैं, तो क्यों ना नुकसान रहित रोशनी डाल करके हम ताजमहल पर्यटकों को दिखाएं। हल्का कभी पीला दिखे, कभी नीला दिखे, कभी गुलाबी दिखे, और वहाँ पर कोई खतरा भी ना हो। अब क्या लिखते हैं ये SI के लोग, कीड़ों के पेशाब में एसिड होने के कारण धब्बे पड़ सकते हैं। अरे भैया, वर्ल्ड लेवल का टेंडर करो, विज्ञान का छात्र हूँ। रोशनी के उद्गम स्थल पर कीड़े आते हैं, बल्ब के पास पतंगा आता है, शमा के पास पतंगा आता है। तो ऐसी मूविंग लाइट पड़े, जैसे हम 50 साल पहले सर्कस होता था तो हमारे गांव पे लाइट पड़ती थी, तो क्या वो नुकसानदायक होती थी जी? क्या वो त्वचा के लिए? तो ऐसे हम लोग प्रोसीजर में इतनी अच्छी बातें बोली, ये आपने SI या पर्यटन मंत्रालय को नहीं बताएं कि ये सब होना चाहिए? निश्चित तौर से पर्यटन एक बड़ा उद्योग है। विश्व का कोई भी देश पर्यटन की दृष्टि से आता है तो आगरा का ताजमहल मद्देनजर रखता है, बाद में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, मुंबई जाता है जी।
तो धार्मिक पर्यटक भी हो गया है। आगरा के एयरपोर्ट से और जेवर के एयरपोर्ट से आएंगे लोग, ताजमहल कम आ रहे हैं, बिहारी जी लोग ज़्यादा जा रहे हैं, ठीक है ना। काशी विश्वनाथ 1 लाख से ऊपर लोग देख रहे हैं, शिरडी 1 लाख से ऊपर लोग देख रहे हैं, तिरुपति बालाजी 1 लाख से ऊपर लोग आते हैं। धार्मिक पर्यटक बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो आगरा के एयरपोर्ट से 50-60 मिनट में लोग मथुरा पहुंच जाया करेंगे। शनिवार इतवार को यहाँ एक भी रूम खाली नहीं रहता है, और शनिवार इतवार को यूपी 80 गाड़ियाँ कम हो जाती हैं, यूपी 14, यूपी 15, यूपी 16, DL, HR और RJ। तो ऐसी बात नहीं, हमारे यहाँ पर्यटक बहुत आ रहा है। पर्यटक रात में रुक सके, इसके लिए मैंने तो अधिकारियों से कहा भाई इसको गोवा का समुद्र तो नहीं डाल सकते हैं, लेकिन नाइट लाइफ, रूफ टॉप रूफ, डैम की बात भी हो रही है पीछे, ताकि पानी आ सके टॉप रूफ, रूफ टॉप कुछ रेस्टोरेंट को आप लोग मान्यता दें, थोड़ा विशेष। लेकिन ADA बहुत अच्छा कर रहा है। आप हमने कई सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, हुनर हाट लगाते हैं, और एक ADA ने बनाया है वहाँ पर देश का हर प्रकार का चौपाटी, तो वहाँ पर आगरा की तो चाट फेमस है। तो ऐसी बात नहीं, पर्यटक आ रहा है, लेकिन रात रुक सके तो डेस्टिनेशन मैरिज हमारे यहाँ हो रही हैं। अभी मुझे अमृतसर के MP साहब ने कहा कि भाई हमारे परिवार की एक शादी आप है, तो मैंने कहा अच्छा आप तो अमृतसर के MP हैं, तो लड़की आगरा की है? बोले नहीं, लड़की भी आगरा की नहीं है, लड़का भी आगरा की नहीं है, एक पक्ष कानपुर का, एक अमृतसर का। तो क्यों डेस्टिनेशन मैरिज? हमारे यहाँ जयपुर के MP साहब ने कहा कि भाई एक शादी में आना, तो मैंने कहा जयपुर तो प्रसिद्ध है। बोले जयपुर वालों ने जयपुर देख लिया, उनको नया चीज़ देखनी है। तो आगरा डेस्टिनेशन मैरिज के लिए बहुत सूटेबल स्थान है। शादी रात को होती है, लोग सुबह जाते हैं, तो बिहारी जी जाते हैं, ताजमहल जाते हैं। फिर चंबल सफारी भी अच्छा हो रहा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि रात में रुक सके, उसके लिए केवल एक तरीका है कि नाइट लाइफ बढ़े। एक शिकायत और की, एक इंडस्ट्रिस्ट मुझे मिले, उन्होंने कहा कि ताजमहल को जो तेजो महाले का विवाद खड़ा किया जाता है, इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पर्यटक प्रभावित होता है, उसको लगता है विवादित है, विवाद है तो नहीं जाएं। आप इसको कैसे लेते हैं? देश में विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता करने का अधिकार है। लोगों को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का है। कुछ लोगों ने जो याचिकाएं की हैं, मुझे लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो डांट लगाई थी इस मामले में। ये अदालतों का काम है कि याचिकाओं पर क्या डिसीजन लें। लेकिन मैं ये कहना, जब आप बैराज की बात कर रहे थे, मेरे से पहले 10 बार इसके शिलान्यास हो चुके हैं। हर मुख्यमंत्री ने एक बार किया है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने वादा किया। अच्छा क्या हुआ, पॉलिटिशियन तय करते थे, इसकी वजह से लटकती थी। मैं जल विशेषज्ञ नहीं हूँ, और मेरी यमुना के किनारे 1 इंच ज़मीन नहीं है, ना अप स्ट्रीम में ना डाउन स्ट्रीम में। मैं ही 7 बार का 6 बार का MP हूँ, जिस पे पेट्रोल पंप हो, गैस एजेंसी और कोई कॉलेज भी नहीं है। ये थोड़ा बताना पड़ता है जी। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी गुनाह नहीं होते हैं। नहीं, मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई पर विश्वास था, दोनों डॉक्टर हो गए। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अप स्ट्रीम, मैं नेताओं का नाम नहीं लूँगा, वो स्वर्गवासी हो गए। एक का गांव अप स्ट्रीम में था, एक का डाउन स्ट्रीम में था, तो ज़मीन भाव बढ़ जाएगी। मैं ये कहता हूँ, जल विशेषज्ञ तय करें अप में होगी या डाउन में होगी। लेकिन आगरा के 15 में से 14 ब्लॉक डार्क हो चुके हैं, भूजल स्तर बहुत नीचे से गिर रहा है, और जो बैराज बनेगा तो वाटर स्पोर्ट्स होंगे, पानी बहुत रोमांचक होता है। और दुनिया का पर्यटन टेम्स पे, मिसिसिपी पे, नाइल पे, वोल्गा पर, इवन भारत में गोमती पर, और अहमदाबाद में जो प्रधानमंत्री जी ने रिवर फ्रंट बनाया है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी वहाँ दिखाने ले जाते हैं। तो ये हम बना के रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक DPR के लिए किसी को कह दिया गया है। ये तो बैराज, अच्छा मैं दूसरी बात, सिंचाई विभाग क्यों नहीं लिखती है एक्सपर्ट लोग कि उनके पास मीटर होते हैं, ये हर साल जो है भूजल स्तर इतना जा रहा है, तो एक दिन ये हो जाएगा कि ये सूखा पूरा शहर हो जाएगा। ताजमहल की बुनियाद को मॉइस्चर की ज़रूरत है जी, बुनियाद की। दूसरा, स्वाभाविक बात है कि नौकायन होगा, स्टीमर चलेंगे, रात में लोग किनारे पे करेंगे। लेकिन आप अभी देख के आओ, एक अच्छा पार्क हम लोग उधर बना रहे हैं, और मेहताब बाग के लिए 100-200 करोड़ रुपए, मुझे लगता है इससे भी ऊपर, भी मैंने ही शिलान्यास किया था। पीछे ताज के पार्ट्स में, ताज बड़ा अजीब है, ये सुबह अलग दिखता है, दोपहर में अलग दिखता है, शाम को अलग दिखता है, सावन में काले बादल जब बैकग्राउंड में होते हैं, बारिश से धुल जाता है तो अलग दिखता है। तो ताजमहल का जितना उपयोग करना चाहिए उतना हम लोग करेंगे। बिल्कुल। तो ये थे SP सिंह बघेल साहब,
तमाम सवालों के जवाब दिए। आगरा को लेकर क्या योजनाएं हैं, क्या क्या काम किए, उनका जवाब दिया। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।